हेलो क्लास। अभी तक हम लोग बायोमास एनर्जी और सौर ऊर्जा के दो विधियों के बारे में बात किए थे। पिछले वीडियो में जो हमने बात किया था सौर ऊर्जा बात किया था। सौर ऊर्जा में शक्ति प्राप्त करने की विधि जो थी उन्हें हम दो विधियों द्वारा प्राप्त किए थे। जैसे अ, एक था हमारा रिफ्लेक्टर मेथड था, परावर्तक मेथड। दूसरा ग्लास लेंथ मेथड था, कांच विधि थी। दोनों विधियों को मैंने आपको विथ डायग्राम, मैंने आपको लाइन डायग्राम के जरिए मैंने आपको समझा दिया था। उसके बाद बायोमास एनर्जी को भी, जैव द्रव्य ऊर्जा स्रोत को भी मैंने आप लोगों को समझाया था। और अब मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ बायोमास पदार्थ से ऊर्जा प्राप्त की विधि, ऊर्जा प्राप्त करने की विधि। ये भी कल मैंने आप लोगों को बता दिया था। ये डायग्राम भी मैंने कल आप लोग को समझा दिया था, कैसे गोबर पानी मिक्स करते हैं, एक कंटेनर में उसे भरते हैं, फिर उसमें ऊपर एक पाइप लगा देते हैं, और जब उसमें सड़न पैदा होती है तो एक गैस उत्पन्न होती है। उस गैस को हम इस्तेमाल करते हैं गैस चूल्हा जलाने में या फिर प्रकाश करने में। तो इसे भी मैंने आप लोगों को समझा दिया था। अब देखिए, आ गई है बात किसकी, बायोगैस के बारे में। मैंने कल आपको डायग्राम के सहित समझा दिया था, जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया। अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ बायोगैस ऊर्जा की उपयोगिता क्या है। बायोगैस ऊर्जा की उपयोगिता क्या है। एक अनुमान के अनुसार भारत में लगभग 2 करोड़ परिवारों के पास पशुधन है, मतलब जिससे लगभग 50 करोड़ मीट्रिक टन गोबर उपलब्ध होता है। अगर देखिए, भारत जो है हमारा कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश होने का तात्पर्य यह है कि पशुपालन भी हमारे वहाँ बहुत ही तीव्र गति से होती है। अगर देखा जाए तो एक अनुमान के अनुसार जो हमारा लोड है बायोमास का, बायोगैस का, जैसे लगभग 2 करोड़ परिवार जो है हमारा हिंदुस्तान में पशुपालन करता है। तो पशुपालन से हमें लगभग 50 करोड़ मीट्रिक टन, 50 करोड़ मीट्रिक टन गोबर प्राप्त हो जाता है। गोबर प्राप्त हो जाता है। इस गोबर से लगभग 80 अरब घन मीटर, इस गोबर से लगभग 80 अरब घन मीटर बायोगैस प्रतिवर्ष तैयार की जा सकती है। समझ में आ रही है बात? मतलब 50 करोड़ मीट्रिक टन गोबर जो है उपलब्ध होता है हिंदुस्तान में, और 2 करोड़ लोग हमारा पशुपालन करते हैं। और हमें बायोगैस या बायोमास जो है, ये प्रक्रिया हमें गोबर से, कूड़े करकट से इत्यादि से प्राप्त होती है। तो अगर गोबर का देखा जाए तो हमें कृषि को ध्यान में लाना होगा, और इसके अनुसार 2 करोड़ परिवार जो है पशुपालन करता है, और उससे 50 मीट्रिक टन गोबर हमें प्राप्त होता है। इस गोबर से लगभग 80 अरब घन मीटर बायोगैस प्रतिवर्ष तैयार की जा सकती है। 80 अरब मतलब 50 करोड़ मीट्रिक टन गोबर से, 50 करोड़ मीट्रिक टन गोबर से लगभग 80 अरब, लगभग 80 अरब घन मीटर बायोगैस प्रतिवर्ष, पर ईयर, तैयार की जा सकती है। इससे लगभग 1200 लाख किलोवाट, 1200 लाख किलोवाट विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। यह एक क्वेश्चन भी बन सकता है कि बायोगैस की ऊर्जा से
कितने किलोवाट की विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है? तो आप आंसर बोलेंगे 1200 किलोवाट। एक अनुमानित प्रतिवर्ष कितना गोबर हिंदुस्तान में उपलब्ध हो सकता है? तो आप बोलेंगे 50 करोड़ मीट्रिक टन गोबर उपलब्ध होता है। इससे इस 50 करोड़ मीट्रिक टन गोबर से कितना हमें बायोगैस मिल सकता है? तो आप बोलोगे 80 अरब घन मीटर बायोगैस प्रतिवर्ष मिल सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इससे लगभग 1200 लाख किलोवाट विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, जिससे भारत की 50% से अधिक जिससे भारत की 50% से अधिक विद्युत ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। 50% से अधिक विद्युत ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। मतलब समझ रहे हैं? हिंदुस्तान की आधी बिजली की ऊर्जा जो है इसी से पूरी की जा सकती है। अगर देखा जाए तो 27 मीटर क्यूब बायोगैस से प्राप्त ऊर्जा अनुमानतः 23 लीटर पेट्रोल या 20 लीटर डीजल से प्राप्त ऊर्जा के बराबर होती है। जैसे इसने बोला 50 करोड़ मीट्रिक टन गोबर उपलब्ध होता है, तो सिर्फ 50 करोड़ मीट्रिक टन का बात हो रहा है यहाँ पे, और मैं सिर्फ बता रहा हूँ 50 मीटर क्यूब बायोगैस से। हाँ, 50 नहीं, 27 मीटर क्यूब बायोगैस से प्राप्त ऊर्जा अनुमानतः 23 लीटर से 20 लीटर डीजल ऊर्जा के बराबर होती है। मतलब 27 मीटर क्यूब जो है हमारा है क्या होगा? बायोगैस होगा। तो उससे पेट्रोल लगभग 20 से 23 लीटर पेट्रोल से जितनी ऊर्जा प्राप्त होती है उतनी 27 मीटर क्यूब बायोगैस से प्राप्त होगी। अब देखते हैं बायोमास की उपयोगिता। अभी तक मैंने आपको पढ़ाया बायोगैस की ऊर्जा की उपयोगिता, तो जिसमें हम आपको बताया कि कितनी बिजली प्राप्त हो सकती है, 50% हिंदुस्तान की आबादी की विद्युत की ऊर्जा पूर्ति की जा सकती है। तो ये सारी चीजें क्या थी? बायोगैस ऊर्जा की उपयोगिता थी। अब क्या होगा बायोगैस की उपयोगिता, बायोमास की उपयोगिता। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा दूसरा, ऊपर से पेज से आप देखेंगे दूसरा बायोमास की उपयोगिता लिखा होगा, जिसमें पेड़ों से प्राप्त बायोमास से इमारती लकड़ी इमारती लकड़ी मतलब पेड़ों से प्राप्त इमारती लकड़ी, ईंधन की लकड़ी ईंधन की लकड़ी, रबड़ आदि प्राप्त किए जा सकते हैं। रबड़ आदि प्राप्त किए जा सकते हैं। रबड़ आदि प्राप्त किए जा सकते हैं। कृषि पदार्थों के अवशिष्ट कृषि पदार्थों के अवशिष्ट पदार्थों में गन्ने की खोई, सूखी पत्तियां, पौधे के डंठल, सूखी पत्तियां, पौधे के डंठल, झाड़ियां, पेड़ों की छाल आदि जलाने के काम आते हैं। ये सब क्या है? बायोमास मतलब क्या है? जो हमें नेचर से प्राप्त हुआ, जो मैंने पहले आपको बताया था, जैसे गन्ने की खुई हुई, नारियल का खुज्जा हुआ, कूड़ा करकट हुआ, गोबर हुआ, पेड़ के छाल हुए, सूखे पत्तियां हुए, अगर इन सबको हम जलाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? ऊर्जा प्राप्त होगा। कौन सा ऊर्जा प्राप्त होगा? उष्मीय ऊर्जा प्राप्त होगा। जाहिर सी बात है, अगर सूखे पत्तों में अगर आप आग लगाते हो अगर आप सूखे पत्तों में आग लगाते हो तो आपको क्या मिलेगा? आपको हीट एनर्जी मिलेगी, उष्मीय ऊर्जा मिलेगी। तो क्या लिखा है? झाड़ियां, पेड़ों की छाल आदि जलाने के काम आते हैं। अब देखिए इसमें फसलों एवं अन्य वनस्पतियों से साधारणतः इथेनॉल प्राप्त करते हैं।
मतलब जो फसल होते हैं हमारे, जो फसल गेहूं का हुआ, चावल का हुआ, गन्ने का हुआ, कोई भी इत्यादि फसल हुए जो हमारे, या फिर वनस्पतियां जो हुई हमारी, उससे हम क्या प्राप्त करते हैं? इथेनॉल प्राप्त करते हैं, इथानॉल, इथेनॉल प्राप्त करते हैं, जिससे बाद में एथिलीन, बूटाड्रिन आदि प्राप्त किए जा सकते हैं। मतलब इस इथेनॉल से साधारणतः जनरल इथेनॉल प्राप्त होते हैं, जिससे बाद में एथिलीन, बूटाड्रिन आदि प्राप्त किए जा सकते हैं। तालाबों तथा समुद्र में, तालाबों तथा समुद्र से प्राप्त बायोमास, तालाबों तथा समुद्र से प्राप्त बायोमास, मतलब तालाब में, समुद्र में, मैंने बोला था आपसे, कल कल ही बताया था कि जैसे जो पृथ्वी है, पृथ्वी पे अगर आप देखिए तो बायोमास आपको क्या दिखेगा? पेड़ दिखेगा, सूखे पेड़ दिखेंगे, पेड़ से जो उसके ऊपर के जो परत होती है, जो खुइया बन के छूट छूट के निकलती है, सूखी चाम उसकी जो होती है, पेड़ से जो पत्तियां सूख करके निकलती हैं, नारियल के खुज्जे हुए, ठीक है, और क्या हुए आपके, गन्ने की खुई हुई, कूड़ा करकट हुआ, गोबर हुआ, ये सब क्या है? ये सब पृथ्वी के वेस्टेज हैं। मतलब पृथ्वी के क्या है? वेस्टेज हैं। कुछ पशु के वेस्टेज हैं, कुछ प्रकृति के वेस्टेज हैं। जैसे सूखी पत्तियां जैसे क्या हुई? पेड़ का तो वेस्टेज हुआ, तो पेड़ किसके अंतर आया? प्रकृति के अंतर आया। मानव के वेस्टेज जैसे कूड़ा करकट और भी अन्य अवशिष्ट पदार्थ हुए मानव के। उसी तरीके से एक जीवन जो है, जैसे जिस प्रकार का पृथ्वी पे जीवन चल रहा है, ठीक उसी प्रकार का समुद्र में भी जीव जंतु हैं। तो अगर वहां के समुद्र के बात करें, अगर हम वनस्पतियों की बात करें, मतलब बायोमास की बात करें हम, तो वहां पे क्या है? वहां पे काई है, जलकुंभी है। काई, काई जो होता है ना, अगर तालाब में काई लग जाता है, तो अगर तालाब सूख जाता है, तो आप देखे होंगे काई भी क्या हो जाती है? सूख जाती है, पपड़ी की तरह हो जाती है, एक जैसे परत होती है सूखी पपड़ी की तरह। अगर उसे सुखा करके ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, उसे सुखा करके ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। कैसे? जैसे सूखी काई हुई, अगर उन सबों को निकाल दें हम, तो खुरुच खुरुच के निकाल दें, तो उसके बाद उस जब सूखी हुई रहेंगी, तो जब उसमें आग लगाएंगे हम, तो वो बहुत आसानी से जलना शुरू होगा, और जलने के बाद हमें एक ईंधन के रूप में ऊष्मीय ऊर्जा देगा। ये बात हो गई हमारी किसकी? बायोमास की उपयोगिता की। अब हम बात करते हैं नाभिकीय ऊर्जा स्रोत। मेरे ख्याल से यह अंतिम ऊर्जा स्रोत होगा आपका, नाभिकीय ऊर्जा स्रोत। नाभिकीय ऊर्जा स्रोत ही केवल एक ऐसा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या? न्यूक्लियर एनर्जी सोर्सेस, न्यूक्लियर एनर्जी सोर्सेस। नाभिकीय ऊर्जा स्रोत ही केवल एक ऐसा ऊर्जा स्रोत है जो अन्य ईंधनों की तुलना में बहुत कम मात्रा में व्यय होकर, नाभिकीय ऊर्जा स्रोत ही केवल एक ऐसा ऊर्जा स्रोत है जो अन्य ईंधनों की तुलना में बहुत कम मात्रा में व्यय होकर अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त करता है। यह भी ऐसा ऊर्जा स्रोत है जो सूर्य पर निर्भर नहीं करता। मतलब क्या है? न्यूक्लियर एनर्जी सोर्स, नाभिकीय ऊर्जा स्रोत, जैसे अगर हम यूरेनियम है, या कोई एक ऐसी चीज है, जैसे जिसको हम जला रहे हैं, जैसे उसका अगर हम केमिकल जो है, एक चम्मच लेकर के अगर आग में फेंकते हैं, तो मतलब कई दिन तक हमें उसमें ऊर्जा प्राप्त होती है। समझ रहे हैं? तो मतलब बहुत कम मात्रा में ईंधन का प्रयोग होता है, लेकिन हमें ऊर्जा उसके उपरांत बहुत ही अधिक मात्रा में प्राप्त होती है। समझे?
कोई भी पदार्थ अणुओं का बना होता है। कोई भी पदार्थ किसका बना होता है? अणुओं का बना होता है। अणु मतलब एटम। कोई भी पदार्थ अणुओं का बना होता है। ये अणु परमाणु से मिलकर बने होते हैं। मतलब कोई भी पदार्थ को बनाने के लिए उसमें अणुओं का इस्तेमाल होता है और वो अणु किससे बने होते हैं? परमाणु से मिलकर बने होते हैं। प्रत्येक परमाणु में एक न्यूक्लियस तथा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक न्यूक्लियस, आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होते होंगे कि किसी भी एटम को अगर आप जब पढ़ते हैं, जैसे सोडियम है, Na का केमिकल फार्मूला कितना होता है? 11 होता है। 9 2 11। तो आप देखेंगे कि न्यूक्लियस एक होता है, मतलब उसमें जैसे 11 क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो उस न्यूक्लियस में सारे इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने ऑर्बिट में पाए जाते हैं। ठीक है, तो वही कहना चाह रहा है, प्रत्येक परमाणु जो है मतलब अणुओं से बना होता है। क्या? पदार्थ। पदार्थ किससे बनता है? अणुओं से। अणु किससे बनता है? परमाणुओं से। अणु किससे बनता है? परमाणुओं से मिलकर बनता है। और प्रत्येक परमाणु में एक न्यूक्लियस तथा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं। न्यूक्लियस मतलब नाभिक। नाभिक में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन स्थिर अवस्था में रहते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन जो होता है वो स्थिर अवस्था में नहीं होता। देखिए, तीन चीजें आप लोग पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। जिसको आप अगर देखा जाए याद करने के लिए, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? प्रोटॉन का खोज किसने किया था? न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? जैसे अगर एक फॉर्मूला बना दीजिए, ईंट पर नाच। ईंट पर नाच। ईंट मतलब ई से इलेक्ट्रॉन, ईंट, ट से थॉमसन, मतलब इलेक्ट्रॉन का खोज किसने कर दिया? थॉमसन ने। ईंट पर, पी से, प से प्रोटॉन। प्रोटॉन का खोज किसने किया था? प्रोटॉन, यानी कि पर। र से रूदरफोर्ड। नाच, ना से न्यूट्रॉन, च से चांडविक। मतलब क्या हो गया? ईंट पर नाच। मैंने देखिए आप लोगों को एक सटीक सा एक खोज के बारे में बताया कि ईंट पर नाच। एक मैंने आपको एक सेंटेंस दे दिया ताकि आप जो है कभी भूलिए मत कि इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया। ई से इलेक्ट्रॉन, पी से प्रोटॉन, एन से न्यूट्रॉन। तो ईंट पर नाच। तो लास्ट वाला जो अंक है वो साइंटिस्ट के नाम के अंक से शुरू होता है, तो आपको भली भांति आसानी से याद रहेगा। ईंट मतलब इलेक्ट्रॉन, टी से थॉमसन, जे थॉमसन, पर, पी से प्रोटॉन, आर से रे से रूदरफोर्ड, नाच, न से न्यूट्रॉन, च से चांडविक। तो ये मैंने ऐसे ही बता दिया आप लोगों को उदाहरण के रूप में, ताकि आपको सदैव याद रहे। अब मैंने क्या बताया? न्यूक्लियस में, नाभिक में, न्यूक्लियस को हिंदी में क्या बोलते हैं? नाभिक बोलते हैं। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होगा वो हमारा स्थिर अवस्था में होगा। किस अवस्था में होगा? स्थिर अवस्था में। जबकि
इलेक्ट्रॉन नाभि के चारों तरफ कक्षाओं में गति करते हैं। मतलब क्या हुआ कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन तो स्थिर होता है न्यूक्लियस में, उसका कोई बहुत रोल नहीं है, वो स्थिर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा अपने जगह पे। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होगा वो अपने अक्ष पे घूमता रहेगा, गति करता रहेगा। ये आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे डिटेल में। कक्षाओं में गति करते हैं। आगे देखिए क्या लिखा है, नाभिक को मात्र सदैव न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की मात्रा के योग से कम होती है। यह कमी ऊर्जा के समतुल्य है जो न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन को मिलकर नाभिक का निर्माण करते समय बाहर निकलती थी। इसीलिए इतनी ऊर्जा इसको तोड़ने के लिए बाहर से देनी पड़ेगी, अर्थात मात्रा में कमी के समतुल्य इस ऊर्जा को ही बंधक ऊर्जा कहते हैं। बंधक ऊर्जा मतलब बॉन्डिंग एनर्जी। ये केमिस्ट्री का थोड़ा सा पार्ट है, आप लोग पढ़े भी होंगे कि बॉन्डिंग एनर्जी होती है। इस बंधक ऊर्जा के आधार पर ही न्यूक्लियर परिवर्तनों से ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसे नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। देखिए, ये थोड़ा सा बताया मैंने आप लोगों को इसलिए कि आप जानिए नाभिक के बारे में, क्या होता है नाभिक के अंदर, क्या क्या होते हैं। किसी भी एटम को न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस में क्या क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। और न्यूट्रॉन प्रोटॉन हमारे स्थिर अवस्था में होते हैं, मतलब गति या घूमते नहीं हैं न्यूक्लियस के चारों ओर। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस में अपने अक्ष पर घूमता रहता है। अब देखिए, नाभिकीय ऊर्जा अस्थिर नाभिकीय वाले परमाणुओं से नाभिकीय अभिक्रियाओं के समय ही प्राप्त होती है, जो अभिक्रियाएं प्राय दो प्रकार की होती हैं। जो न्यूक्लियर एनर्जी है, जो न्यूक्लियर एनर्जी है हमारा, अभिक्रियाओं से प्राप्त होती है। कुछ अभिक्रियाओं से, जैसे नाभिकीय संलयन जिसको बोलते हैं क्या, न्यूक्लियर फ्यूजन। दूसरे को बोलते हैं नाभिकीय विखंडन, जिसको बोलते हैं क्या, न्यूक्लियर फिजन। दो होता है, फ्यूजन और फिजन। दो क्रियाएं होते हैं जिसमें हमें भारी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। ये क्रिया है, ये दोनों क्या है, क्रिया है। न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ या न्यूक्लियर फिजन हुआ, इन्हीं दोनों क्रियाओं से हम क्या पाते हैं, भारी मात्रा में ऊष्मीय ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। अगर पहला हम न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में अध्ययन करें, तो न्यूक्लियर फ्यूजन के अंतर्गत दो हल्के नाभिक मिलाकर एक बड़ा नाभिक बनाते हैं। नाभिक मतलब न्यूक्लियस, दो छोटे छोटे हल्के न्यूक्लियस को मिला करके, फ्यूजन मतलब कि आपस में मिल जाना। जैसे दो च्युइंगम है, च्युइंगम, एक सेंटर फ्रेश है, दूसरा भी सेंटर फ्रेश है। अगर दोनों सेंटर फ्रेश को आपने खाया, एक को निकाल के रखा, फिर दूसरे को खाया, दूसरे को निकाल के रखा, अब क्या होगा, अगर दोनों को आपस में ला करके चिपका दें तो क्या होगा, एक ये दोनों आपस में फ्यूज हो जाएंगे। फ्यूज होने का मतलब आपस में मिल जाएंगे। जैसे आप जब वेल्डिंग करते हो, किसी मेटल की वेल्डिंग करते हो,
तो जब मेटल होता है, दो मेटल को आपस में जोड़ने के लिए क्या करते हैं, वेल्डिंग प्रक्रिया करते हैं। तो जब दोनों मेटल को आपस में जोड़ते हैं और उस पे इलेक्ट्रोड रॉड को चलाते हैं, तो वहां पे जब चलता है तो मेटल पे बहुत हाई मात्रा में, हाई अमाउंट में एनर्जी लिबरेट होती, एनर्जी निकलती है। और ये इतनी अधिक एनर्जी होती है कि उस सरफेस को जहां पे हमें वेल्डिंग करनी होती है उसे पिघलाने लगता है। पिघलाने से क्या होता है कि दोनों मेटल्स के आपस में फ्यूजन होने लगता है और फ्यूजन होकर के वो दोनों आपस में चिपक जाते हैं। तो आप समझ रहे होंगे फ्यूजन का मतलब यहाँ पे जो न्यूक्लियर फ्यूजन है, तो दो छोटे छोटे नाभिकी, दो छोटे छोटे न्यूक्लियस को क्या कराते हैं, आपस में एक बड़ा नाभिक बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, फ्यूजन प्रक्रिया के द्वारा। अगर एक छोटा सा नाभिक है, दूसरा छोटा सा नाभिक है, दोनों को आपस में अगर हम मिला देते हैं तो क्या होगा, एक बड़ा नाभिक तैयार हो जाएगा। ठीक है, और ऊर्जा निकलती है जैसे कि सूर्य में हाइड्रोजन का मिलाकर हीलियम बनाना। जब ये प्रक्रिया होती है, दोनों आपस में फ्यूज करते हैं, मिलते हैं, तो भारी मात्रा में क्या होता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे सूर्य में मतलब कि सन में हाइड्रोजन का मिलाकर, हाइड्रोजन का मिलकर हीलियम बनाना है। सूर्य में हाइड्रोजन को अगर हम मिलाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, हीलियम प्राप्त होगा और भारी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होगी। इस अभिक्रिया को कर पाना संभव नहीं हो पाया है, क्योंकि इस अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए लाखों डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है, जिसे उत्पन्न करना व नियंत्रित करना बहुत कठिन है। सूर्य के करीब कुछ जा ही नहीं सकता, कारण क्योंकि वहां पे बहुत अधिक तापमान है, तो हम ये प्रक्रिया कभी कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन जो मेरे कहने का मतलब था न्यूक्लियर फ्यूजन से, न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या करते हैं, दो छोटे छोटे नाभिकों आपस में मिला करके हम आपस में मिला करके हम एक बड़ा नाभिक तैयार करते हैं। और इस मिलने की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं, हम न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। और इसमें जो है भारी मात्रा में ऊर्जा का निकलना होता है। दूसरा हेडिंग है हमारा नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन के अंतर्गत नाभिकीय विखंडन के अंतर्गत मतलब न्यूक्लियर फिजन के अंतर्गत एक भारी नाभिक को दो लगभग बराबर भाग वाले नाभिक में तोड़ा जाता है। जैसे उसमें दो छोटे छोटे नाभिक को फ्यूजन में क्या कर रहे थे, दो छोटे छोटे नाभिक को आपस में हम मिला रहे थे। लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं हम, इसमें हम एक बड़े से नाभिक को, बहुत बड़े से नाभिक को दो भागों में कर रहे हैं, दो भागों में कर रहे हैं। और जो दो भागों में हो रहा है उसका एक भाग किसी एक नाभिक के समतुल्य है, किसी एक छोटे नाभिक के समतुल्य है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अलगाव हो रहा है। एक बड़े से नाभिक को हम तोड़ रहे हैं दो भागों में। ठीक है, इस अभिक्रिया के दौरान भी अत्यधिक ऊर्जा निकलती है। इस अभिक्रिया के दौरान भी अत्यधिक ऊर्जा निकलती है। इस अभिक्रिया को कर पाना या इस विखंडन प्रक्रिया को नियंत्रण करके, इस ऊर्जा का प्रयोग करके बिजली घर चलाए जाते हैं तथा विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है, तथा विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। उदाहरणतः यूरेनियम के फिजन से यह बेरियम तथा क्रिप्टॉन तथा न्यूट्रॉन में विखंडित हो जाता है। यूरेनियम एक धातु है
यूरेनियम को अगर एक बहुत बड़ा पार्टिकल है यूरेनियम, अगर उसको हम तोड़ रहे हैं, अगर हम उसे तोड़ रहे हैं तो वो 3 भागों में बट जाएगा। जैसे बेरियम, क्रिप्टॉन, न्यूट्रॉन में क्या हो जाएगा, विखंडित होता है तथा ऊर्जा भी प्राप्त होती है। तथा जब ये टूटता है यूरेनियम को, यूरेनियम में मैंने किसका एग्जाम्पल दिया, न्यूक्लियर फिजन का। तो यूरेनियम को अगर हमने 3 भागों में तोड़ दिया, बेरियम, क्रिप्टॉन, न्यूट्रॉन में क्या कर दिया, विखंडित कर दिया, तो जब ये विखंडन हुआ तो एक भारी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त हुआ। ये न्यूट्रॉन स्वतंत्र रूप में होते हैं जो पुनः क्रिया करते हैं। इस क्रिया अभिक्रिया निरंतर चलती रहती है। न्यूट्रॉन जो होता है हमारा वो फ्री होता है। क्या होता है, फ्री होता है। फ्री होता है। तो यही था हमारा नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, या कहें न्यूक्लियर फिजन, या कहें न्यूक्लियर फ्यूजन।